और सह अपराधी के साक्ष्य ये विश्वसनीय होता है या नहीं होता इस पर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी, सह अपराधी है कौन। तो सह अपराधी कौन है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि वो व्यक्ति जिसने अपराध को करने में अन्य लोगों के साथ सहायता ये की है, अन्य लोगों के साथ सहयोग ये किया है, ये स्वयं अपराध में भाग लिया है। आपने सह अपराधी टर्म में उन लोगों को भी शामिल करना है जिन्होंने सहायता दी है। और आप जानते हैं जिन्होंने सहायता दी है वे कानून की भाषा में अबेटर कहलाते हैं। जिन्होंने सहायता दी है, सहयोग किया है, यानी अबेटर भी सह अपराधी माना जाएगा। आप धारा 138 इसका उपयोग कर पाए, इसके लिए जरूरी होगा कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में पहले स्थान पर आप न्यायालय को विश्वास दिलाएं कि वो सह अपराधी है, तभी तो सह अपराधी के साक्ष्य की विश्वसनीयता, इसके संबंध में बात चलेगी। ये आपको बताना होगा मीनिंग देयर बाय। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि वो सह अपराधी है। अगर बचाव पक्ष न्यायालय से यह अपेक्षा करता है कि धारा 138 में बताई गई स्थितियों के कारण संबंधित व्यक्ति को, ठीक है, सह अपराधी माना जाए या न माना जाए, तो फिर वो साबित करें। मतलब जो सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर लाभ लेना चाहता होगा तो सबूत के भार के सिद्धांतों के मुताबिक उसे ही साबित करना होगा कि ये सह अपराधी है। अभियोजन होगा तो अभियोजन, और डिफेंस होगा तो डिफेंस। जो सह अपराधी, इसका मतलब यह है कि सह अपराधी ये साबित करना होगा। तो सीधी सी बात कि सह अपराधी कौन है, इस बात का जवाब ये देना पड़ेगा। तो आपकी किताबों में मुकदमा नोट है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक मामले में डिसाइड किया कि सह अपराधी कौन है, और उसी मामले में जो विधिक सिद्धांत निर्धारित हुए उन्हें हमारे उच्चतम न्यायालय ने आर के मलकानी इस मुकदमे में मान्यता दे दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज की तिथि पर विवाद की कोई स्थिति बची ही नहीं। ये निर्णयज विधि द्वारा निर्धारित कि सह अपराधी कौन है, और उस मामले में जो कहा है वो कहा है उन्होंने कि सह अपराधी वो व्यक्ति है जिसने अपराध को करने में सहायता दी है, ये जिसने अपराध को करने में सहयोग ये किया है, या अपराध के अन्य अभियुक्तों के साथ जिसने स्वयं अपराध को किया है। तो ये तो बड़ी आसान सी परिभाषा हो गई। लेकिन दो लोग और हैं जिन्हें सह अपराधी माना है। एक उन्होंने कहा कि अगर अपराध चोरी है तो चोरी की संपत्ति जो खरीदता है, ये चुराई गई संपत्ति को जो रखता है, वो भी सह अपराधी माना जाएगा। और एक स्थिति उन्होंने और बताई कि जबकि एक अभियुक्त पर
एक ही तरीके के कई अपराध करने का आरोप यह लगाया गया, ठीक है, उसने एक जैसे कई अपराध कर रखे हैं और न्यायालय के समक्ष वो उनमें से किसी विशेष अपराध के संबंध में यह कथन कर रहा है कि यह अपराध उसने जानबूझकर नहीं किया, दुर्घटनावश यह अपराध हो गया। और विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना होगी तो अपराध है ही नहीं, लेकिन अवैध काम ये करने में दुर्घटना होगी तो अपराध न हो, ऐसी दशा नहीं है। ये हम लोगों ने कहां देखा था? पुरानी आईपीसी में जो धारा 299 थी उसके दृष्टांत गा में देखा था। तो वो अगर ये बचाव ले रहा है कि जिस अपराध को करने का आरोप उस पर लगाया गया है वो दुर्घटनावश हो गया और उसके इस बचाव को काटने के लिए उसी के द्वारा उसी तरह के जो अन्य अपराध किए गए उनका साक्ष्य न्यायालय के समक्ष ये लाया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पुराने एविडेंस एक्ट में सेक्शन 15 और नए में मेरा ख्याल है 11 या 12 होगी, जिसमें कहा गया है कि कार्य साक्ष्य है या आकस्मिक तौर पर कैजुअली हो गया है, अगर यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष हो तो न्यायालय उसी प्रकार के अन्य काम जो कि इसी व्यक्ति के द्वारा किए गए उनके साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है इस अभियुक्त के इस बचाव को काटने के लिए कि कार्य आकस्मिक रूप से हो गया, क्योंकि हर बार कार्य आकस्मिक रूप से ये तो हो नहीं जाएगा। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि वो जो अन्य कामों को करने का साक्ष्य ये न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। उन अन्य कामों को करने वाले भी सह अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। अगर अन्य काम जिन लोगों ने किए हैं जिसमें यह अभियुक्त भी शामिल रहा है तो भले ही इस काम में वो अभियुक्त शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन अन्य काम है जो उसी ढंग के हैं और ये अभियुक्त कॉमनली सब में है, ठीक है। इस वाले काम में अन्य वो लोग जो अन्य कामों में इसके साथ वो इस काम में इसके साथ नहीं, तो भी वे सह अभियुक्त माने जाएंगे और उनका साक्ष्य सह अभियुक्त का साक्षी ही समझा जाएगा। तो 3 प्रकार के लोग ये सह अपराधी के तौर पर हमारे सामने ये आए और सह अपराधी का साक्ष्य किन मामलों में लिया जाएगा? तो जो हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं धारा 306 पुरानी, अब तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन बदल गए होंगे, तो पुरानी जब सीआरपीसी में धारा 306 307 पढ़ते थे तो देखते थे कि कई अपराध होंगे जो इतने छुपकर किए जाएंगे कि अभियोजन के लिए उनका साक्ष्य ला पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उन मामलों में किसी एक अभियुक्त को सरकार के द्वारा क्षमा ये दी जाती थी और फिर उसका साक्ष्य ये रिकॉर्ड किया जाता था और उस साक्ष्य को अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध उपयोग में लाया जाता है। तो ये व्यक्ति जिसे क्षमा किया गया है, ठीक है, ये अपराधी कहलाएगा, क्योंकि 2 स्टेटस है।
एक तो अभियुक्त है और दूसरा अपराधी है। अभियुक्त अपराधी बन कब जाएगा? जब अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाए, ये तय हो जाए कि उसने अपराध किया। उसने अपराध किया, ये तय कैसे हो? तो इसके लिए दो प्रक्रियाएं हैं, और दो ही हो भी सकती। या तो वो स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया, यह साबित कर दिया जाए कि उसने अपराध किया, तो साबित तो होगा विचारण की प्रक्रिया से। लेकिन अगर वो क्षमा स्वीकार कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने स्वयं को दोषी स्वीकार किया है। क्योंकि क्षमा ये तो आप तभी लेंगे जब आप खुद को दोषी माने। तो अगर प्रक्रिया विधियां, जो प्रोसीजरल लॉज, उनके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप कि उसने अन्य लोगों को किसी अपराध को करने में सहायता दी है या अन्य लोगों का सहयोग किया है या अन्य लोगों के साथ उसने स्वयं अपराध किया है, या फिर चोरी का अपराध है और वो चुराई गई संपत्ति का खरीदार ये है, ये स्वयं चोर है, या तीसरे प्रकार की श्रेणी में आने वाला आदमी है, तो इसे सह अपराधी माना जाएगा। और ये अगर क्षमा स्वीकार करेगा तो स्वयं का दोष सिद्ध होना ये स्वीकार कर लेगा, और फिर इसका स्टेटस तत्काल बदल जाएगा, और इसका स्टेटस है अभियुक्त से अपराधी ये हो जाएगा। अब ये तो दोष सिद्ध हो गया क्योंकि इसने क्षमा स्वीकार ली। और क्षमा आप देखते थे सीआरपीसी में कि इसे मिलती ही इसी शर्त पे थी कि ये अपराध की समस्त परिस्थितियों को और किन किन लोगों ने अपराध में भाग लिया उनका प्रकटीकरण ये करेगा, और शेष सारे अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य देगा। तो ये साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष आएगा, और इसे अंग्रेजी में अप्रूवर ये कहते हैं। ठीक है, ये सह अपराधी का साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। प्रश्न ये है कि इस सह अपराधी के साक्ष्य को क्या मूल्य मिलना चाहिए, इसकी जो एविडेंटरी वैल्यू है वो सामान्य साक्षी की तरह होनी चाहिए, या इसकी एविडेंटरी वैल्यू, इसका साक्षिक मूल्य है कुछ कम या ज्यादा ये होना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य साक्षी नहीं है, इसने स्वयं अपराध में भाग लिया है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता उस साक्षी के समान मानना जो साक्षी अच्छे शील और अच्छे चरित्र का है, ये तो अन्याय करने के बराबर है, क्योंकि ये उतना विश्वसनीय साक्षी ये कभी नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, इसे एक फैसिलिटी, एक रिलैक्सेशन ये भी मिला है प्रोसिक्यूशन की ओर से, इसे क्षमा ये दी गई है। तो जो व्यक्ति किसी को लाभ पहुंचाता है उसकी बात कहने का जो स्वभाव है ये व्यक्ति में पाया जाता है, और ये मानवीय स्वभाव है। अंततः सह अपराधी भी होगा तो आदमी, तो इसलिए इस बात की संभावना है
कि चूंकि सरकार ने इसको क्षमा दी है, इसलिए सरकार के पक्ष की बात करेगा। और तीसरी बात यह भी है कि वो आदमी जो कभी झूठ नहीं बोला, ये जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि उसने झूठ बोला या नहीं, उसकी तुलना में एक सामान्य बुद्धि ये कहती है कि उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हमें मालूम है कि ये अच्छे शील का नहीं है, ये अपने मित्रों से ही एक बार धोखेबाजी ये कर चुका है, तो सामान्य बुद्धि का विषय ये है कि हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति सावधान रहना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसने एक बार तो अपराध में भाग लिया और अब जिनके साथ लिया उन्हीं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए खड़ा है। ठीक है, तो हम मान भी लें कि जिनके विरुद्ध ये साक्ष्य देने के लिए उद्यत है वे सब अपराध में भाग लिए थे, तो भी उनका अपराध में रोल अलग अलग हो सकता है, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। तो इस व्यक्ति की बात पर, जो कि स्वयं एक संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है और जो अपने ही लोगों के खिलाफ गवाही देने में रुचि रखता है, इसकी बात पर उतना विश्वास करना जितना एक सामान्य साक्षी की बात पर विश्वास करना चाहिए, यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी के साक्ष्य को नकारा नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने के संबंध में न्यायालय को पर्याप्त विवेकाधिकार यह दिया गया है। हम लोगों ने तथ्य की उदाहरणाएं पढ़ेंगे जो पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 में थी। ठीक है, और आपका नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने में, 119, शायद 119, यस, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 119 में शामिल की गई। उसमें दृष्टांत खा वो इसी विषय पर है। और दृष्टांत खा आपका क्या कहता है? कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, ये न्यायालय उपधारित कर सकेगा। जहां दृष्टांत दिए हैं तो दृष्टांत खा आप देखेंगे तो दृष्टांत खा सीधे कहता है कि न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि ऊपर लिखा है और फिर डैश लगा है, इसका मतलब ये शब्द निर्वचन के सिद्धांतों के मुताबिक सारे लाइनों के पहले पढ़े जाएंगे। तो जब सारी लाइनों के पहले पढ़े जाएंगे तो दृष्टांत खा इससे पहले भी पढ़े जाएंगे। और कहता न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। ठीक है, तो यह ताकत उन्होंने न्यायालय को दे दी, न्यायालय को इस बात के लिए समर्थ बनाया कि सह अपराधी इसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि हो सकती है, लेकिन न्यायालय को यह शक्ति रहेगी कि अगर कभी सह अपराधी का साक्ष्य आया है तो सामान्य बुद्धि का नियम यह है कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि कर ली। तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि का क्या अर्थ होता है? सबसे पहली बात, वो सह अपराधी है या नहीं है। ठीक है, इस बात की पुष्टि ये किसी स्वतंत्र साक्षी से या किसी स्वतंत्र साक्ष्य से हो रही हो।
सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि सह अपराधी का साक्ष्य आप लेना चाहते हैं, और सह अपराधी तय लोग, सह अपराधी हर कोई तो है नहीं। तो सबसे पहले पुष्टि इसी बात पर होनी चाहिए कि वो सह अपराधी है, और ऐसा साक्षी जो सह अपराधी के साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि करे, ये साक्षी स्वतंत्र होना चाहिए। अच्छा, स्वतंत्र साक्षी ये किसे कहते हैं? क्योंकि कचहरी में आप जाएंगे तो वहां एक बात चलती है कि साहब ये इंटरेस्टेड विटनेस है, हितबद्ध साक्षी। तो किस साक्षी को हितबद्ध कहा जाए और किस साक्षी को स्वतंत्र कहा जाए? कभी भी साक्षी का घटना के पीड़ित से या घटना से प्रभावित लोगों से कोई निकट संबंध होना, ये हितबद्ध साक्षी होने की निशानी नहीं है। केवल इसी आधार पर यह तय नहीं होता कि कोई साक्षी हितबद्ध है, क्योंकि घटना के स्थान, घटना का समय, ये ऐसा हो सकता है जहां घटना का जो पीड़ित है उसके अलावा अन्य कोई हो ही ना, और अन्य हो भी अन्य लोग, तो भी देखने में तो ये आ ही रहा कि जो समाज के लोग वो सामान्यतः गवाही देने नहीं आते। तो देखा यह जाएगा कि जो साक्षी न्यायालय के समक्ष आया है उसकी अभियुक्त से कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी वजह जिस कारण से वो उसे फंसाने में रुचि रखता है, ये है या नहीं है। अगर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके कारण से किसी साक्षी, ठीक है, किसी साक्षी के पास ऐसी कोई वजह हो कि वो अभियुक्त को फंसाने में रुचि रखे, तो फिर यह नहीं माना जा सकता कि केवल इस कारण से कि उसका पीड़ित से कोई संबंध है, वो हितबद्ध साक्षी, केवल इस कारण से उसे हितबद्ध साक्षी मानना ये ठीक नहीं है। इसे स्वतंत्र साक्षी यही माना जाएगा। तो ऐसा स्वतंत्र साक्षी अगर सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि कर रहा है तो यह माना जाएगा कि स्वतंत्र साक्षी के द्वारा सह अपराधी के साक्ष्य की, ठीक है, पुष्टि विधि सम्मत ढंग से हो गई है। और अगर सह अपराधी के साक्ष्य की विधि सम्मत ढंग से संपुष्टि हुई है तो फिर सह अपराधी के साक्ष्य पर विश्वास करना न्यायालय के लिए युक्ति संगत होगा, क्योंकि धारा 138 सीधे सीधे कहती है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई, केवल इसलिए अवैध नहीं है। लेकिन धारा 114 इसके साथ, क्योंकि धारा 114 भी सेम एविडेंस एक्ट का भाग है, तो जब सेम एविडेंस एक्ट का भाग है तो दोनों धाराओं को समान महत्व ये मिलना चाहिए, और जब दोनों धाराओं को समान महत्व देंगे तो धारा 114 आपसे अपेक्षा करती है कि न्यायालय उद्धारित कर सकता है। तो यदि कोई कारण नहीं है ऐसा जिसके कारण से, ठीक है, सह अपराधी के साक्ष्य को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाए, तो सामान्य बुद्धि का नियम तो यही है कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि कर ली जाए। हां, कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, कोई असाधारण परिस्थिति हो कि सह अपराधी के साक्ष्य के अलावा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है,
और सह अपराधी का साक्ष्य 100% विश्वसनीय लग रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अन्य साक्ष्य अगर उपलब्ध है तो मोटा मोटा सह अपराधी के साक्ष्य, ठीक है, सह अपराधी का जो साक्ष्य है उसका संपुष्टि, ठीक है, अन्य साक्षियों के साक्ष्य से कर ली जाए, तभी दोष सिद्धि की जाए। तो आपका 138 और 119 दृष्टांत खा, इन्हें एक साथ पढ़ने पर जो स्थिति उभर कर आ रही है, वो स्थिति उभर कर ये आ रही है कि कानून का नियम तो ये है कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर भी दोष सिद्धि हो सकती है, लेकिन सामान्य बुद्धि का नियम यह है कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपसे एग्जामों में यही पूछा जाता है कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है, यह विधि का नियम है या बुद्धि का नियम है? तो सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है, यह विधि का नियम है। लेकिन सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि नहीं करनी चाहिए, यह बुद्धि का नियम है। ठीक है, और इस नियम का विकास हुआ है जब मामले को 119 दृष्टांत खा की लाइट में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का विकास यह हुआ है। और सह अपराधी तीन ही लोग हैं। यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपसे कम से कम 1000 बार यह बात पूछी गई है और आगे 10-20 हजार बार यह बात पूछी जाएगी कि उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति, ठीक है, ये कौन होता है? और ऑप्शन में हमेशा लिख के आता है सह अपराधी होता है या नहीं। और आप जब अपना कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपका कॉमन सेंस कहां जाता है कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। और आप अक्सर लगाते हैं कि यस, रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी है। और आप इन शब्दों को पढ़ने में लापरवाही बरतते हैं कि वहां क्या लिखा, उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति। अगर कोई उत्पीड़न के कारण रिश्वत दे रहा है तो वो सह अपराधी नहीं है, क्योंकि सह अपराधी कौन है ये निर्धारित तीन ही प्रकार के लोग सह अपराधी माने, और वो तीनों प्रकार के सह अपराधी आपको बताए गए। अगर कोई उत्पीड़न के कारण रिश्वत दे रहा है तो वो अपराध के करने में किस प्रकार सहयोग दे रहा है, या अपराध के करने में सहयोग तो वो तब देगा जो स्वतंत्र इच्छा इससे वो रिश्वत देने की प्रस्थापना ये करे। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो उसे सह अपराधी कैसे मान सकते हैं? इसलिए उसके साक्ष्य की संपुष्टि ये बुद्धि का नियम नहीं है। यह भी खूब पूछा जाता है आपसे कि बलात्कार से पीड़ित इसके साक्ष्य की संपुष्टि ये जरूरी है या नहीं? तो इसके साक्ष्य की संपुष्टि भी जरूरी नहीं है, क्योंकि संपुष्टि यूं तो सह अपराधी के साक्ष्य की भी जरूरी नहीं है, लेकिन बुद्धि का नियम यह कहता है कि अगर सह अपराधी तो उसके साक्ष्य की संपुष्टि ये कर ली जाए। लेकिन बलात्कार से पीड़ित वो सह अपराधी की जो 3 कैटेगरीज बताई हैं
इन 3 कैटेगरीज में तो किसी में है नहीं। तो जब उन 3 कैटेगरीज में वो है ही नहीं, तो उसके साक्ष्य की संपुष्टि इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। देखिए, संपुष्टि किस गवाह की जरूरत है? सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि कानून के नियम से जरूरी भले ही ना हो, लेकिन जब 119 दृष्टांत 2 इसकी सहायता से हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो बुद्धि का नियम और कानून का नियम ये मिलकर जिस नियम को प्रतिपादित कर देते हैं, वो नियम ये निकलता है कि परिस्थितियां असाधारण ना हो तो सह अपराधी के साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि हो जानी चाहिए। संपुष्टि किससे हो? स्वतंत्र गवाहों से। सह अपराधी कहता है कि हम लोगों ने मिलकर 6 बजे अपराध किया था, और अपराध के पीड़ित व्यक्ति उसने जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी, जो बीएनएसएस में बदल गई होगी, उसमें भी उसने कहा कि 6 बजे अपराध हुआ था, तो सह अपराधी के साक्ष्य को संपुष्टि मिलने लगी है। अपराध के होने के समय के बारे में उसने कहा कि अपराध हम इतने लोगों ने मिलकर किया था, पीड़ित ने भी कहा। तो सह अपराधी के साक्ष्य की मोटी मोटी बातों में संपुष्टि हो गई है। तो सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि स्वतंत्र साक्षियों से की जानी चाहिए। अच्छा, यह भी हो सकता है कि 2 सह अपराधी, उन्हें क्षमा मिल गई, तो एक सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि दूसरे सह अपराधी के साक्ष्य से नहीं की जानी चाहिए। सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि स्वतंत्र गवाहों से ही होनी चाहिए। और गवाह स्वतंत्र कौन सा है? वो जो अभियुक्त को फंसाने में रुचि नहीं रखता, उसका मामले के पीड़ित से कोई संबंध है, इससे कोई मतलब नहीं। वो स्वयं मामले का पीड़ित है, इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मामले का पीड़ित अगर अभियुक्त को झूठा फंसाएगा तो इसका अर्थ ही है कि अपराध को करने वाले वास्तविक व्यक्ति को वो बचा रहा है। तो यदि इसका कोई कारण नहीं है तो वो अभियुक्त व्यक्ति को झूठा क्यों फंसाएगा? तो इसलिए किसी का किसी से कोई संबंध है, इस आधार पर साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती यदि इस बात का कोई आधार या कारण मौजूद नहीं कि आखिर अभियुक्त व्यक्तियों को वो फंसाने में रुचि क्यों रखता है। अच्छा, चूंकि सेक्शन सह अपराधी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम सिविल मामले की ओर जा ही नहीं रहे, क्योंकि वहां अपराधी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मामला ही सीधे सीधे दांडिक है। तो आपका 138 और 119 दृष्टांत था, ये दोनों जो नियम प्रतिपादित कर रहे हैं, ये सह अपराधी के साक्ष्य के संपुष्टि कर रहे हैं, इसको तो आवश्यक बनाए दे रहे हैं। यूं तो आवश्यक नहीं है भाई, लिखा है कानून के नियम के मुताबिक कि असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि केवल इसी कारण से अवैध नहीं है कि वो सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर हुई है। लेकिन चूंकि 119 दृष्टांत खा भी है और वहां न्यायालय को ताकत भी, न्यायालय उद्धारित कर सकेगा, तो न्यायालय का कोई काम मनवाना तो कम से कम नहीं होना चाहिए जब वहां उद्धारित कर सकेगा ये लिखा है। तो उद्धारित न करने का अगर कोई रीजनेबल कारण हो तब तो आप
उपधारित मत करो। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो सरकार से क्षमा पाया हुआ है, जिसके कारण से उसके बारे में संभावना है कि वो सरकार के पक्ष में ही बोलेगा, ऐसा व्यक्ति जिसका शील अच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसा व्यक्ति जो अपने साथियों के साथ प्रत्यक्ष कपट कर रहा है, इस व्यक्ति की बात पर क्यों विश्वास किया जाए? तो न्यायालय के लिए युक्ति संगत कम से कम यही है कि वो सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि कर ले। हां, उसके पास कोई विशेष कारण है इस बात के कि उसे ये उपधारित करना चाहिए कि वो विश्वास के योग्य है, तो वो उस ढंग से उपधारित न करे जिस ढंग से उपधारित करने के लिए विधायी निर्देश से कहा 119 दृष्टांत खामे मिला है। लेकिन अन्य साक्षी जो सह अपराधी नहीं है, उनके साक्ष्य की संपुष्टि होनी चाहिए, ऐसा कोई कानून का नियम नहीं है। लेकिन फिर भी अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि, इसकी जरूरत ये भी होने लगती है। ये कब होता है? जब 4 साक्षी पेश हुए और उनमें से 2 साक्षी ऐसे हैं जो चक्षुदर्शी आई विटनेस होने का दावा करते हैं और उनका साक्ष्य पढ़ने पर यह लगता है कि सच कुछ तो है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण सच नहीं है। तब ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि ये जरूरी बन जाती है। अन्यथा कानून का नियम यह है कि केवल सह अपराधी है जिसके साक्ष्य की संपुष्टि ये कानून में आवश्यक मानी है। अन्यथा अन्य किसी साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि ये किया जाना कानून का नियम नहीं है। और ये बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपसे अक्सर ये सवाल होते हैं कि उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति ये अपराधी होता है या नहीं होता। जो बलात्कार से पीड़ित है उसके साक्ष्य की संपुष्टि जरूरी है या साक्ष्य की संपुष्टि जरूरी नहीं? वो पीड़ित है, उसके साक्ष्य की कोई संपुष्टि ये आवश्यक नहीं है। उसके साक्ष्य पर अगर संपोषण के बिना विश्वास किया जा सकता है तो उसकी संपुष्टि कराने की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक सह अपराधी का सवाल, 3 स्थितियां तो उसके खिलाफ हैं। ठीक है, एक, वो अच्छे शील का आदमी नहीं। दूसरा, वो सरकार से क्षमा प्राप्त व्यक्ति है। तीसरा, वो अपने ही साथियों के विरुद्ध साक्ष्य देने आया है। तो 3 बातें तो उसके खिलाफ हैं। इसलिए अगर उसका साक्ष्य विश्वसनीय भी लग रहा है और कोई विशेष कारण नहीं, ठीक है, जिसके कारण हम उसे विश्वास के अयोग्य न माने, तो फिर 119 के मुताबिक चलने में क्या बुराई है? ठीक है, फिर 119 दृष्टांत खा इसके मुताबिक चलना चाहिए। यानी परस्पर विरोधी स्थिति है। सह अपराधी, उसके बारे में नियम क्या कि उसके साक्ष्य की जो तात्विक विशिष्टियां हैं उनके बारे में संपुष्टि हो जाए, और सामान्य साक्षी के बारे में जो कानून का नियम है कि वो विश्वसनीय है, यह मानकर चलिए जब तक उसके साक्ष्य में ही कोई गड़बड़ी ना आ जाए जिसके कारण से उसका संपोषण जरूरी लगने लगे। और चूंकि सह अपराधी के बारे में स्थिति उलट, उसका साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वसनीय भी लगे, तो भी चूंकि 3 स्थितियां उसके खिलाफ हैं, इसलिए उसका संपुष्टिकरण भी कराया जाए।
तो बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। आपसे सवाल यही आता है मेंस में, सह अपराधी किसे कहते हैं? यही सवाल होता है आपसे। और सह अपराधी के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य क्या है? तो सह अपराधी किसे कहते हैं, ये अगर आप केवल उस व्यक्ति के बारे में सह अपराधी ये शब्द का इस्तेमाल करोगे जिसने अपराध में भाग लिया, तो 1/3 बात आपने कही। तो सह अपराधी किसे कहते हैं और उसके साक्ष्य का साक्षिक मूल्य है, ये आपको बताया गया। अब अगला सेक्शन कहता है 139 साक्षियों की संख्या। कहता किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या यह अपेक्षित नहीं होगी। सीधी सी बात है, एक तथ्य अस्तित्व में आया तो उस तथ्य को अस्तित्व में आते हुए हजारों लोगों ने देखा होगा, और हजारों लोग अगर एक तथ्य पर परीक्षित कराए थे तो समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो 1000 लोग आकर जो कुछ कहेंगे वो तथ्य का अस्तित्व में आना यही तो कहेंगे। तो एक बात 1000 लोग कहें और एक बात एक आदमी कहे, फर्क क्या पड़ता है भैया? तो एक आदमी जो कहने आया उसकी बात विश्वसनीय नहीं लग रही, तब अन्य साक्षी पेश किए जाएं, इसकी अपेक्षा ये होनी चाहिए। लेकिन अगर एक तथ्य पर एक साक्षी ये प्रस्तुत किया गया और उसका साक्ष्य पूर्णतः गुणवत्ता युक्त है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं, तो फिर केवल इस कारण से कि उस तथ्य के अस्तित्व में आने के समय अन्य साक्षी भी उपस्थित थे जिन्हें पेश नहीं किया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार मुकदमों में निर्धारित किया है कि एक साक्षी का प्रस्तुत किया जाना ये किसी भी दृष्टिकोण से अभियोजन के लिए घातक ये नहीं कहा जा सकता। बस केवल इतना होना चाहिए कि जो साक्षी प्रस्तुत हो वो गुणवत्ता युक्त साक्ष्य ये न्यायालय के समक्ष दे। ये धारा पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 134 अब 139 के रूप में हमारे सामने है। ये भी खूब पूछी जाने वाली धारा है, खूब पूछी जाती है कि साक्षियों की कोई विशेष संख्या किसी मामले में अपेक्षित नहीं है। ये कहानी आप एक तथ्य पर 50 साक्षी प्रस्तुत करना चाहते करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा अपेक्षित नहीं है कि एक तथ्य इसको साबित करने के लिए आप 50 साक्षी ही प्रस्तुत करिए या कम से कम इतने साक्षी प्रस्तुत करिए। ऐसा कोई विधि की अपेक्षा ये नहीं है। आप एक भी प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन एक प्रस्तुत करना ये खतरनाक माना जाता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए एक साक्षी आपने प्रस्तुत किया एक तथ्य पर, उसके साक्ष्य में कोई ऐसी खामी निकल आई जिसकी वजह से वो अविश्वसनीय हो गया, और जबकि उसी तथ्य पर अन्य साक्षी मौजूद हैं, तो एक बात तो आपके खिलाफ जा ही रही है कि अन्य साक्षी आपने प्रस्तुत क्यों नहीं की है। एक बात तो आपके खिलाफ जा ही रही। और 114 जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है और नए में 119 जो तथ्य की अवधारणाएं करने की ताकत न्यायालय को देती है, वहां यह लिखा है कि
जो कारोबार का अनुक्रम होता है प्राकृतिक घटनाओं का और मानवीय कारोबार का, उसे ध्यान में रखकर जिन तथ्यों का अस्तित्व न्यायालय उद्धारित करना चाहे उन तथ्यों का अस्तित्व उद्धारित कर सकता है। यानी जिस ढंग का काम हुआ न्यायालय के सामने कहा जा रहा है, तो न्यायालय को, ठीक है, आखिर न्यायालय में भी पीठासीन अधिकारी के रूप में आदमी मौजूद है, तो न्यायालय को भी यह मालूम है कि जिस काम का होना उसके सामने अभिकथित किया जा रहा है, यह काम अगर घटे तो किस तरह घटेगा, तो जिस तरह वो घटेगा उस तरह घटना भले ही उसके सामने साबित न किया गया, लेकिन उस तरह घटना वो उद्धारित कर सकता है। तो जब आप ये कहते हैं कि एक तथ्य को अस्तित्व में आते हुए कई सारे लोगों ने देखा, तो एक बड़ी सीधी बात है कि जब कई सारे लोगों ने देखा तो उनमें से कम 2-3 तो प्रस्तुत करते हैं। एक अकेले को प्रस्तुत करने की, ठीक है, आखिर आवश्यकता क्या है? तो एक बात तो आपके खिलाफ चली ही जाती है, अगर किसी तथ्य को एक से अधिक व्यक्तियों ने अस्तित्व में आते देखा है, तो फिर अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत न करने की कोई वजह है? या तो आप बताइए, या तो आप ये कहिए कि अन्य साक्ष्य देने को तैयार नहीं, अन्य साक्षी पक्षद्रोही साक्षी ये हो चुके हैं, वो विरोधी पक्षकार के द्वारा अपनी तरफ मिला लिए गए। नहीं तो कम से कम 2-3 तो प्रस्तुत करिए। अच्छा, एक घटना उसे घटित होते हुए पीड़ित, इसके रिश्तेदारों ने भी देखा और जनता के गवाह ये भी वहां मौजूद थे। तो आपने एक भी गवाह जनता का प्रस्तुत नहीं किया, तो 119 के मुताबिक आपके खिलाफ एक उपधारणा न्यायालय कर सकता है, ठीक है, कि जनता के गवाह आपने इसलिए प्रस्तुत नहीं किए क्योंकि वे आपकी बात का विरोध करेंगे। हां, एक तथ्य यह भी है कि जो गंभीर अपराध होते हैं, हत्या है आदि आदि, इनमें जो स्वतंत्र साक्षी यानी जो जनता के गवाह, जो जिनका पीड़ित से कोई संबंध नहीं, ये अक्सर करके अपने को मामलों में फांसना नहीं चाहते और गवाही नहीं देते। तो ये भी एक तथ्य है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ मामला जा सकता है। इसलिए एक बुद्धि का नियम जो न्यायालयों में अपनाया जाता है वो ये रहता है कि एक तथ्य इसे अस्तित्व में आते हुए अगर 10 साक्षियों ने देखा है तो कम से कम 2 या 3 प्रस्तुत जरूर कर देते हैं। लेकिन कानून का नियम यही है कि किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या यह अपेक्षित नहीं है। और इस नियम का फायदा क्या होता है? मान लीजिए आपने 2-3 प्रस्तुत किए और 2 बेकार निकल गए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि 2 अविश्वसनीय हो गए इसलिए जो बचा हुआ साक्षी है उसे भी अविश्वसनीय मान लिया जाए, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक साक्षी का मूल्यांकन अपने आधार पर होगा। जैसे अक्सर वहां आप देखेंगे डिफेंस के लोग ये कह रहे होते हैं कि साहब ये साक्षी आया, इसने घटने का समय यह बताया, और फला साक्षी आया, उसने घटना के घटने का समय यह बताया। तो इन दोनों साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। नो, ये तरीका नहीं।
ठीक है, क्योंकि आपका सेक्शन 139 है, वो कहता है साक्षियों को विशेष संख्या अपेक्षित नहीं, प्रत्येक गवाह अपने आधार पर मूल्यांकित होगा। एक गवाह इसका खंडन दूसरे गवाह के कथनों से नहीं होगा। दूसरे गवाह ने जानबूझकर झूठ बोला हो तो प्रत्येक गवाह की विश्वसनीयता उसके हिसाब से देखी जाएगी ना। उसने जो घटना के घटने का समय बताया वही एफआईआर में लिखा है, तो एफआईआर से उसके कथनों को संपोषण मिल रहा है। उसे प्रथम बार जब मामले के अन्वेषण अधिकारी उसे कुछ बताया, उसने फिर घटना का वही समय बताया। ठीक है, हालांकि 161 के स्टेटमेंट से उसका समर्थन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो खंडन के लिए उपयोग होगा। लेकिन मान लीजिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्वेषण के दौरान उसका कथन अभिलिखित हुआ है, जो पहले अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित होता तो वो तो उपयोग हो जाएगा, वहां भी उसने घटना का समय वही बताया। अब एक गवाह तो विश्वसनीय साबित हो रहा है ना, बाकी सब अविश्वसनीय हो गए। तो कानून क्या कहता है? कानून तो कहता है कि एक साक्षी यही काफी है, कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। यह नहीं है कि 10 साक्षी आए तो 10 वही बात कहें। 10 में से एक भी अगर विश्वसनीय पाया जाएगा तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति जो भी होना होगा, ठीक है, वो किया जाएगा। तो आपका 139 कहती है कि किसी भी मामले में मामले को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी। अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो साक्षियों की परीक्षा के विषय में, और परीक्षाएं आप जानते हैं 3 परीक्षाएं बताई गई। एक मुख्य परीक्षा, दूसरी प्रति परीक्षा और तीसरी पुनः परीक्षा। आगे जहां आएगा वहां आएगा। सबसे पहली बात यही है कि मुख्य परीक्षा ये उस पक्षकार के द्वारा की जाती है जो पक्षकार साक्षी को आहूत करेगा, और साक्षी परीक्षित कराने की जो सुविधा है ये दोनों पक्षों को मिलती है, अभियोजन को भी बचाव को भी। और अगर दीवानी मामला है तो वादी और प्रतिवादी दोनों का। तो अपने मामले को साबित करने के लिए पक्षकार जब किसी साक्षी को बुलाएंगे और उसकी परीक्षा करेंगे, और परीक्षा हमेशा कैसे होगी? प्रश्नों के माध्यम से। और प्रश्न की मर्यादा क्या होगी? प्रश्न की मर्यादा यह है कि वो इस प्रकार पूछा जाए कि उससे उत्तर ये किसी भी ढंग से पता न लगता हो। अर्थात प्रश्न पूछने की जो शैली होनी चाहिए, प्रश्न पूछने का जो ढंग होना चाहिए, उस ढंग से साक्षी को उत्तर देने में कोई सहायता ये नहीं मिलनी चाहिए। सामान्य नियम यही है, हालांकि इस नियम के अपवाद भी हैं, ठीक है, लेकिन इस सारे मसले को कि कब हम ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो उत्तर देने में साक्षी को सहायता कर रहा है, और कब ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते जो साक्षी को उत्तर देने में सहायता कर रहा है, इस सारे मसले को विस्तार से हम तब डिस्कस करेंगे जबकि बात यह आएगी कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं पूछे जा सकते।
फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि सामान्य तौर पर जब साक्षी बुलाया जाएगा न्यायालय के समक्ष, तो जो पक्षकार उसे बुलाएगा वो अपने पक्ष में उस साक्षी का साक्ष्य अंकित कराने के लिए उन तथ्यों के बारे में उस साक्षी से प्रश्न करेगा जिन तथ्यों को वो अपने पक्ष में साबित करने की इच्छा रखता है। वो इच्छा रखता है कि ये हम साबित कर दें कि अमुक मकान पर मेरा कब्जा है, तो साक्षी से प्रश्न करने होंगे कि तुम अमुक मकान में कौन रहता है ये जानते हो? ठीक है, इस प्रश्न को करके साक्षी अपने, ठीक है, उत्तर से कब्जे के तथ्य को इस पक्षकार के पक्ष में साबित कर सकता है। तो जो भी तथ्य आप अपने पक्ष में साबित करना चाहते हो, उन तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में साक्षी से प्रश्न ये आपको करने होंगे। और प्रश्नों की करने की जो शैली होगी वो इस प्रकार से होगी कि उससे उत्तर का सुझाव न मिलता हो, साक्षी को उत्तर देने में कोई आसानी ये न होती हो। तो जो साक्षी को बुलाएगा जो पक्षकार, उसके द्वारा जब साक्षी की परीक्षा की जाएगी तो इस साक्षी की इस परीक्षा को मुख्य परीक्षा ये नाम देते हैं। और जब मुख्य परीक्षा हो जाएगी तो जो विरोधी पक्षकार है इसे इस बात की अनुमति मिलेगी कि ये इस साक्षी की प्रति परीक्षा करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे। और क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा किस बात के लिए होगा कि इसने जो कुछ बताया न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में, उसमें कितनी कमजोरियां हैं, वो विश्वसनीय माना भी जा सकता है या नहीं। क्योंकि साक्षी जो कुछ कह रहा है वो सच है या झूठ। हमने आपसे कई बार कहा कि इसे जांचने की दो ही तकनीक हो सकती है। एक तो साक्षी खुद बता दे कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है या झूठ, या फिर उससे ये पूछ लिया जाए, उगलवा लिया जाए कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है या झूठ। और आपसे कई बार चर्चा हुई कि दोनों तकनीक इस्तेमाल होती है। साक्षी को शपथ ये दिलाई जाती है और शपथ के माध्यम से उसे इस बात के लिए प्रेरणा ये मिलती है, ये दी जाती है कि वो सच ही बोले। और फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ये करते हैं, उससे सच उगलवाने की कोशिश ये करते हैं। यानी प्रति परीक्षा साक्षी की विश्वसनीयता इसे जांचने के लिए होगी। और विश्वसनीयता जांचने के क्रम में अगर कोई ऐसी बात निकल आएगी जिसके संबंध में मुख्य परीक्षा में स्पष्टीकरण ये नहीं होगा, तो फिर पुनः परीक्षा ये साक्षी की जाएगी। किसके द्वारा? उस पक्ष के द्वारा जिसके द्वारा मुख्य परीक्षा की गई थी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं और इन 3 प्रकार की परीक्षाओं को करने का एक क्रम है। सबसे पहले मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और फिर पुनः परीक्षा। अच्छा, दोनों पक्षकारों को यह सुविधा रहेगी कि वे साक्षियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। अब दोनों पक्षकारों में से कौन पहले पेश करे, साक्षियों को पहले कौन पेश करेगा और बाद में कौन पेश करेगा, इस क्रम को निर्धारित करने का काम ये एविडेंस एक्ट नहीं करता।
इस विषय पर एविडेंस एक्ट केवल धारा 140 ये कहता साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, कहता साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी भी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा। तो लास्ट लाइन, ठीक है, इसके बारे में कम से कम जिन क्षेत्रों में हम लोग बैठे हैं इन क्षेत्रों में लास्ट लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्यों? यहां सिविल प्रक्रिया और दांडिक न्यायालयों की प्रक्रिया दोनों को विनियमित करने के लिए सीपीसी और अब तक सीआरपीसी और अब बीएनएसएस ये मौजूद है। हां, ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीआरपीसी सीपीसी लागू नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि सीआरपीसी और सीपीसी का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, ठीक है, ये है या था। तो जिन क्षेत्रों में सीआरपीसी सीपीसी का विस्तार नहीं है उन क्षेत्रों में तो न्यायालय अपने विवेक से साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम यह निर्धारित करेगा। यानी प्रोसिक्यूशन पहले पेश करेगा या डिफेंस पहले पेश करेगा। और प्रोसिक्यूशन ने भी मान लीजिए एक साक्षी पेश किया, न्यायालय का समय खत्म हो गया, उसकी मुख्य परीक्षा हो गई और जो तिथि लगाई गई प्रति परीक्षा के लिए उस दिन वो बीमार हो गया और अगला साक्षी आ गया, तो अगले साक्षी की मुख्य परीक्षा यानी इस पक्षकार के द्वारा जिसने इसे बुलाया है ये अंकित होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ न्यायालय अपने विवेक से निर्धारित करेगा। और साक्ष्यों के पेशकरण का क्रम ये तो सीपीसी और सीआरपीसी यानी सिविल प्रक्रिया इसे विनियमित करने के लिए जो संहिता बनी हुई या दांडिक न्यायालयों की प्रक्रिया इसे विनियमित करने के लिए जो संहिता बनी हुई उसके मुताबिक निर्धारित होगा। और साक्ष्यों के पेशकरण का क्रम इसके संबंध में न्यायालय का विवेक यह काम करेगा। और जहां सीपीसी सीआरपीसी लागू ही नहीं है वहां दोनों बातों के बारे में न्यायालय का विवेक यह काम करेगा। और इस ढंग से साक्ष्यों के पेश करने का क्रम, ठीक है, और उनकी परीक्षा का क्रम यह निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में, ठीक है, यह भी निश्चय करेगा कि साक्ष्य को ग्राह्य किया जाए या न किया जाए, ठीक है। इस संबंध में हम लोग कल बात करेंगे और देखेंगे कि कल इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।